हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं विद्यापति की पदावली। इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसकी भाषा जानेंगे और गीत काव्य के रूप में विद्यापति की पदावलियों की विशेषताएं देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्यापति की पदावली, इसमें 3 प्रकार के पद मिलते हैं। सबसे पहली चीज, हम इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि इसमें 3 प्रकार के पद अपने को देखने को मिलते हैं। जो पहला प्रकार है उसमें राधा कृष्ण संबंधी पदों की विद्यमानता है, जैसे उसमें राधा कृष्ण संबंधी पद मिलते हैं। और दूसरे प्रकार के पद जो मिलते हैं वो अन्य देवी देवताओं जैसे शिव, विष्णु, गंगा, जानकी आदि देवी देवताओं की स्तुति परक पद हैं। और तीसरे प्रकार के पदों में आश्रयदाताओं की स्तुति परक पद हैं। तो राधा कृष्ण संबंधी पदों में श्रृंगारिकता अपने चरम पर है। इसमें रत क्रीड़ा, नक्शिक वर्णन, संयोग विराह आदि सभी दृश्य इसमें उकेरे गए हैं। यानी कि इसमें विद्यापति ने इन सभी दृश्यों का वर्णन किया। जो भी एक प्रेमी प्रेमिका के मध्य में, एक नायक नायिका के मध्य में घटित होते हैं, उन सभी क्रीड़ाओं का, उन सभी दृश्यों का वर्णन राधा कृष्ण संबंधी पदों में अपने को देखने को मिलते हैं। और दूसरे प्रकार के पद जो विद्यापति की पदावली में हैं वे हैं शिव, दुर्गा, विष्णु, गंगा, जानकी आदि देवी देवताओं के स्तुति परक पद। इसमें भक्ति भाव की प्रधानता विद्यमान है। तीसरे प्रकार के पदों की बात करें तो इसमें आश्रयदाताओं की वीरता का गुणगान करते हुए, जो जिनके आश्रय में विद्यापति रहते थे उनकी वीरता का गुणगान इन्होंने किया है। तो ये रहे तीनों प्रकार विद्यापति की पदावलियों के। अब देखेंगे गीत काव्य के रूप में विद्यापति की पदावलियों की विशेषताएं। तो अगर गीत काव्य के रूप में इसकी विशेषताएं देखें तो हमें जो एक महत्वपूर्ण चीज मिलती है वह यह है कि इसमें संगीतात्मकता अपने चरम पर है। अर्थात इसमें संगीतात्मकता जो है वो सबसे बड़ा प्रधान गुण है। विद्वानों से लेकर अनपढ़ तक इसके पद जो हैं वे विद्वानों से लेकर अनपढ़ तक सबके समझ में आने वाले हैं। इतनी सरल और इतने संगीतमय प्रस्तुति इसकी है कि इसको हर कोई समझ सकता है। मैथिली में रचे गए सभी पद इनके गीतात्मक हैं। अर्थात इनकी जो ये पदावली है मैथिली भाषा में रची थी मूलतः। तो इसमें जो पद रचे गए हैं वे सारे पद गीतात्मक हैं, यानी कि संगीतमयता इसमें विद्यमान है। गेय धर्मिता की संरचना इस प्रकार कसी गई है कि बड़े से बड़े विद्वान संगीतक से लेकर जिसे संगीत के बारे में कुछ नहीं पता, सभी लोग इनके पदों को सफलतापूर्वक गाते हैं। यानी कि चाहे विद्वान हो चाहे अनपढ़ हो, दोनों उतने ही तन्मयता से, उतने ही गेयता से इनके पदों को गाते हैं। जैसे अगर मैं एक उदाहरण बताऊं आपको तो मैं दिखाता हूं एक उदाहरण आपको। जैसे कि झम पिघन गर्जंती संजत भुवन भरी भरी संतिया कंत पाहुन काम दारुण सघने घर सरहंतिया कुलिस कत सतपात मुदिर मयूर नाचत मातिया मत मादुर डाके डाहु की फाटी जायत छातिया। तो इस प्रकार इनके पदों में गीतात्मकता है कि इसको किसी भी प्रकार से गाया जा सकता है। अभी तो मैंने एक तरीके से गाया, इसको और कई तरीकों से हम इसे गा सकते हैं, हमारी लय टूटती नहीं। और आगे बढ़ें तो लय, ताल, छंद, मात्रा संबंधी बेहतरीन व्यवस्था इसमें अपने को देखने को मिलती है। अर्थात लय, ताल, छंद, मात्रा आदि में कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलती। विद्यापति की सभी रचनाएं चाहे भक्ति परक हों, श्रृंगार परक हों, स्तुति परक हों, या गंगा स्तुति की गई हो, शक्ति स्तुति की गई हो, विरह, मिलन, विलाप, किसी भी चीज का वर्णन हो, पाठक उसको पढ़ते समय लीन हो जाता है, उसमें खो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें एक स्तुति परक दोहा तो जिसमें शिव की उपासना की गई है। देखते हैं कि जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयत यध नारी, आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा। तो इस प्रकार ये जो है पदावली है, इसे और बड़ी है, हम सिर्फ 2 लाइन पढ़ रहे हैं कि जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयत यध नारी, आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा, आध हड़माल आध गजमोती, आध
चानन सो आध विभूति, आध चेतन मति आधा भूरा, आध पटोर आध मुजडोरा। तो इस प्रकार ये पदावली है। देख रहे हैं किस प्रकार इसमें गेयता विद्यमान है कि इसमें पाठक पूरी तरह से लीन हो जाएगा। आगे बढ़ें तो विद्यापति के गीतों में लोकगीत के साथ साथ शास्त्रीयता की भी विद्यमानता है। अर्थात इसमें जो लोक गीतात्मकता है, एक लोक पक्ष है और दूसरा शास्त्रीय पक्ष है, इसमें दोनों ही अपने को देखने को मिलता है। इनकी पदावलियों के ऊपर रागों के नाम लिखे हुए हैं कि उक्त पद किस राग में गाया जाएगा। जैसे विभिन्न राग होते हैं, जैसे मालवा राग, धनछरी, सामरी, अहिरानी, केदार, कानड़ा, कोलाव आदि विभिन्न रागों के नाम इनकी पदावलियों के ऊपर उद्धृत हैं कि किस राग में इसको गाना है। विद्यापति ने असंख्य लोकगीत, जो इनके गीत हैं, इनके लोकगीत हैं, ये लोगों के कंठ में बस गए, जिसका कारण कवि का लोक संबंध तथा लोक संस्कृति से गहरी संबद्धता ही कही जाएगी। क्योंकि जो विद्यापति से थे ये मिथिला क्षेत्र के थे और अपनी लोक संस्कृति से इनका जो है गहरा ताल्लुक था, उससे गहरे से जुड़े हुए थे। और यही कारण है कि तमाम जनमानस में इनके गीत उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार ये रचे गए थे और इसमें पाठक लीन हो जाने वाला है। इनके गीतों में विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज मौजूद हैं, जैसे उपनयन, किसी का नामकरण हो रहा हो, मुंडन, पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, सोहर, जन्म मरण आदि विभिन्न अवसरों पर इनका गायन किया जाता है। यानी कि विद्यापति की जो पदावलियां हैं इनका गायन विभिन्न अवसरों पर किया जाता है, जो कि समाज में विभिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, तिथि त्योहार मनाए जाते हैं, या फिर कोई भी जो सामाजिक रीति रिवाज है वहां पर इनका गायन किया जाता है। विद्यापति की पदावलियों का ब्रज क्षेत्र में बहुत ही तन्मयता से गायन किया जाता है, ताल देकर गायन की परंपरा वहां पर विद्यमान है, हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें विद्यापति के गीत लोकगीत के रूप में प्रचलित हैं, यह हमें जानने को मिलता है। हमने पीछे भी इस पर चर्चा की। यहाँ मनुष्य के राग विराग, संयोग वियोग, सुख दुख, हर्ष विषाद, विरह मिलन, मान सम्मान, लास उल्लास, लाज धाग, क्रोध स्नेह आदि भावों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। यानी कि सुख दुख, प्रेम, घृणा, संयोग वियोग सब कुछ इसमें विद्यमान है। एक उदाहरण देखें, जैसे हम कि अपने नायक की प्रतीक्षा करते हुए एक नायिका का बयान है कि मोरा रे अगनुआ चयन केर गछिया, ताही चढ़ी कर रहे कागरे, सोने चोच बांधी देव तोय बयान, देव तोय बायस, जाओ पियावत आजरे। यानी कि मैं रिपीट करूं एक बार तो, मोरा रे अगनुआ चयन केरी गछिया, ताही चढ़ी कुर रहे कागरे, सोने चोच बांधी देव तोय वासाय, जाओ पियावत आजरे। तो इस प्रकार ये रहा कि जो नायिका है विरह की स्थिति में है और वो बयान करती है कि उसके पिया आने वाले हैं। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल हमने देखा। अब इसकी भाषा की ओर बढ़ते हैं। अगर भाषा की ओर हम बढ़ें तो हम पाते हैं कि जो विद्यापति की भाषा है, इन्होंने पदावली में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह भाषा मूलतः मैथिली है। कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा है, जो कि मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। और आगे बढ़ें इनके भाषा के संबंध में तो हमें पता चलता है कि जो इन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग किया है विद्यापति ने, इनकी मातृभाषा थी। क्योंकि ये मिथिला क्षेत्र के निवासी थे, जाहिर सी बात है इनकी भाषा क्या होगी? मैथिली ही होगी। मैथिली उस समय पर्याप्त समुन्नत भाषा थी, तभी तो हमें जो है उस समय की रचनाओं में मैथिली का प्रयोग देखने को मिलता है। और आज भी मैथिली भाषा जो है उसी प्रकार काव्यों में प्रयुक्त होती है। विद्यापति की भाषा भाव बिंबात्मकता और अलंकार विधान की दृष्टि से भी उत्कृष्ट है। विरह मिलन के पदों में, राधा कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में कवि पूरा बिंब हमारे सामने परोस देता है, यानी कि पूरा चित्र हमारे सामने उभर कर आ जाता है। जैसे एक उदाहरण देखें, गगन अब घन मेह दारुण, सघन दामनी झलकाई, कुलिस पातन सबद झंझन, पवन खरतर बल गई। तो इस प्रकार ये उदाहरण है जहां पर हमें बिंब देखने को मिलता है, जैसे कि तेज वर्षा हो रही है,
बिजली चमक रही है, कड़क कर वज्रपात हो रहा है, तेज हवा चल रही है, यानी कि गगन अब घन मेह दारुण, सघन दामिनी झलकाई, कुलिस पातन सबद झन झन, पवन खरतर बल गाई। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा। आगे बढ़े तो बोलचाल की भाषा के शब्द और उस क्षेत्र में जहाँ पे मैथिली भाषा बोली जाती है, विद्यापति जिस क्षेत्र से थे वहां की बोलचाल की भाषा के शब्द और वहां व्याप्त जो लोकोक्तियां और मुहावरे थे, उनको भुनाने की अच्छी तरकीब ऐसा कम ही देखने को मिलता है और कहीं रही हो, जिस प्रकार हमें विद्यापति की पदावलियों में देखने को मिलती है कि यहाँ पर लोकोक्तियों का प्रयोग है, मुहावरों का प्रयोग है, जो कि उस क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में प्रयोग होती थी। लोक जीवन में व्याप्त मुहावरों का इनके गीतों में न केवल उपयोग हुआ है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि इनके यहाँ बकायदा गीत का विषय भी बना है। जैसे उदाहरण देखें तो मोरा रे अगनुआ चयन केर गछिया, पिया मोरा हम तरुणी गे। तो इस प्रकार ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मोरा रे अगनुआ चयन केर गछिया का उदाहरण हम लें तो इसे पढ़ते हैं। जैसे मोरा रे अगनुआ चयन केर गछिया, ताहि छड़ी कुर रहे कागरे, सोने चोच बांधि देव तोय वायस, जवो पिया आवत गाजरे। तो इस प्रकार ये रही, इसका उदाहरण रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो पदावली में हमें संस्कृत, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, नेपाली, बंग प्रांति, उड़िया, असमिया आदि के शब्दों और अनेक कारक रूपों के साथ मगही, भोजपुरी जैसी उपभाषाओं के बड़े साफ और सहज प्रयोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये रचना काल जो रहा है ये संक्रमण काल का रहा है। तो वहां पर विभिन्न भाषाओं का आ जाना स्वाभाविक है और ऐसा यहाँ पर हुआ है। और इन्होंने भाषा को लेने में उदारता दिखाई है, कई भाषाओं से शब्द ग्रहण किए हैं, जिसको हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर चर्चा की इसकी विशेषताओं और भाषा पर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।